नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बिहार कंपटीशन में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल महीना 2025 का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो प्रतियोगिता दर्पण आता है तो वो 2 महीने क्या होता है, एडवांस आता है। जैसे देखिए कि अभी अप्रैल महीने का है, ठीक है। तो अप्रैल महीने का है तो ये किस महीने का होगा? ये होगा आपको फरवरी का, सॉरी, ये होने वाला है फरवरी महीने का, ठीक है। तो प्रतियोगिता दर्पण आपको इसी प्रकार चलता है। प्रतियोगिता दर्पण देखिए, बाकी का भी जो मेरा करंट अफेयर बिहार दरोगा के लिए जो कवर किया जा रहा है तो उसमें भी प्रतियोगिता दर्पण का ही कंटेंट है, ठीक है। बस हम ये किए हैं, जैसे देखिए ये अप्रैल महीना का है तो वास्तव में इसमें करंट अफेयर किस महीने का है? फरवरी का है, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, एक सेकेंड, क्या हो गया भाई साहब, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। चलिए, वो थोड़ा समस्या हो जाता था ना उसको एडजस्ट करने में, तो इसके लिए एक 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 मिनट ठहर जाना, एक मिनट ठहर जाना। तो देखिए, तो आज हम लोग कौन महीने का करंट अफेयर देखने वाले हैं? वास्तव में ये होगा किस महीने का? फरवरी का, ठीक है। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण जब भी आप देखिएगा तो वो आता है 2 महीने, वो एडवांस चलता है। तो ये प्रतियोगिता दर्पण किस महीने का? दो दो अप्रैल 2025 का, ठीक है। तो पहला करंट अफेयर क्या हम लोग का? पहला करंट अफेयर ये है कि दिल्ली के विधानसभा का चुनाव। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केजरीवाल जी जो थे तो उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली विधानसभा में फिर क्या हुआ, उसका समय काल पूरी जाने के बाद वहाँ पे चुनाव हुआ है। और तो उस चुनाव में क्या हुआ कि भाजपा को, देखिए दिल्ली विधानसभा जो है तो वहाँ पे कुल कितना सीट है विधानसभा का? 70 सीट है, ठीक है। और उसमें से भाजपा को कितना मिला? भाजपा को मिला 48 सीट, ठीक। तो भाजपा की सरकार बहुमत में आई, यानी कि भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है तो वो बहुमत में आई। तो उनके ही एक सदस्य हैं रेखा गुप्ता, तो उनको क्या किया गया? उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है और वो दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री होगी। इनसे पूर्व में शीला दीक्षित रह चुकी है, ठीक है। और कुछ दिन के लिए आपको जो केजरीवाल जी हैं तो केजरीवाल जी की वाइफ है, उनकी वाइफ का नाम है अतीशा मरलेना, ठीक है। तो इनसे पूर्व क्या हुआ कि अतीशा मरलेना जो थी तो वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कि मणिपुर। तो मणिपुर में क्या हुआ कि जो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बीरेन सिंह। तो उनके द्वारा क्या किया गया? उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। इस्तीफा क्यों दिया गया है कि आप लोगों को जैसा कि पता होगा, कई बार हमारे लोकसभा विधानसभा और न्यूज न्यूज में, मीडिया में आप लोग सुने होंगे क्या कि जो मणिपुर है वो जल रहा। तो मणिपुर जल क्यों रहा? मणिपुर इसलिए जल रहा था कि वहाँ पे जो दो जनजाति हैं, एक कुकी है और दूसरे मेती हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या हो रहा? संघर्ष हो रहा, ठीक है। और ये बहुत लंबे समय कालों से चल रहा है, तो जिस कारण से वहाँ पे क्या है, अस्थिरता बना हुआ है और वहाँ पे शांति बिल्कुल नहीं है। तो जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उनके हिसाब से उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वो चाहते थे कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? शांति व्यवस्था कायम किया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन लागू आपको हो गया 13 फरवरी 2025 को। आप लोगों का ये काम होगा, देखिए करंट अफेयर को सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपको उतना ही नहीं देखना, आपको ये करना है कि जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो आपको क्या करना है कि राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है तो वो केंद्र में, मतलब पूरे भारतवर्ष में लगता है तो कौन सा अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जाता है? जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो कौन सा अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जाता है? और जब राज्य में क्या होता है, गवर्नमेंट जो राज्य का मशीनरी होता है यानी कि शासन प्रशासन बिगड़ जाता है तो फिर कौन सा अनुच्छेद लगा का लागू होता है, ठीक। तो इस प्रकार आप कीजिएगा तो क्या होगा, आपका कोई भी सेक्शन रहेगा करंट अफेयर का या फिर उसके साथ स्टैटिक्स का रहेगा तो वो आपसे क्या होगा? छूट नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि VSHORADS, ठीक है। क्या है ये? इसका फुल फॉर्म है आपको
वेरी, एक सेकेंड, इसका फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो देखिए ये स्वदेशी निर्मित है, ठीक है, स्वदेशी निर्मित तकनीक से है। ये क्या है, पोर्टेबल मिसाइल है, ठीक है। और इसका 1 फरवरी 2025 को DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया। और इसका मुख्य कार्य क्या होगा, इसका मुख्य कार्य ये होगा कि जो विमान होता है, ठीक है, विमान, ड्रोन या फिर अन्य हवाई कोई भी खतरे आएंगे तो उनसे क्या किया जाएगा, भारत को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, ये क्या करेंगे, उन खतरों को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे और उसका क्या कर देंगे, नाश कर देंगे, यानी कि उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम आप लोग जब क्या कहता है आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते होंगे तो वहाँ पे फोर्ट विलियम शब्द का सुने होंगे कि कलकत्ता में एक स्थान था जहाँ से ब्रिटिश के द्वारा क्या किया जाता था कि वो अपना जो भी गतिविधियां थी वो वहीं से क्या करते थे, संचालित करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हो गया तो फोर्ट विलियम को क्या कर दिया गया, जो भारतीय थल सेना है उनको उनको दे दिया गया, ठीक है। और उनका वहाँ पे उनका क्या कर दिया गया, मुख्यालय बना दिया गया, यानी कि वहाँ वहाँ पे वो लोग रहने लगे, ठीक। तो उसका क्या किया गया, उसका नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम हो गया है विजय दुर्ग। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा क्योंकि करंट अफेयर में था पिछले फरवरी महीना में, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता क्या है कि ये कि भारत का जब आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़िएगा ना तो उसमें DPSP यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जब पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44। तो उसमें दिया गया है क्या कि संपूर्ण भारत में क्या किया जाएगा, एक समान रूल और रेगुलेशन होगा, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार का क्या किया जाएगा, न किसी के साथ जात, न किसी के धर्म और न किसी के जन्म स्थल के आधार पे क्या किया जाएगा, भेदभाव किया जाएगा। यानी कि कोई भी यदि किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी काम यदि करता है, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का उनको लाभ मिलता है तो वो सब पे क्या होगा, समान रूप से लागू होगा। तो जो गुजरात सरकार है उनके द्वारा तैयारी किया जा रहा है समान नागरिक संहिता लागू करने का। और इससे पूर्व आप देखिए कुछ महीने पहले की बात है कि आपको जो उत्तराखंड सरकार है, यूके उत्तराखंड सरकार, तो उनके द्वारा जब भारत आज़ाद हुआ है तो उनके द्वारा पहला वो राज्य है जो क्या किए हैं, UCC को लागू किए हैं। तो ये करंट अफेयर में था, आप वो भी क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए गोवा जो है तो गोवा आज़ादी से पूर्व से ही वहाँ पे लागू था, ठीक ना। मगर आपसे पूछ दिया जाए कि आज़ाद भारत में कब UCC लागू हुआ और किस राज्य में, तो प्रथम राज्य होगा आपको कौन, उत्तराखंड। और दूसरा देखिए ये अभी तैयारी कर रहा है, गुजरात क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे जिनका नाम है रंजना देसाई, तो उनके अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अब वो क्या करेंगे, रिपोर्ट जारी करेंगे तो फिर आगे क्या होगा, गुजरात सरकार उस पर निर्णय लेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि रामसार स्थलों में नए 4 नए क्षेत्र शामिल। तो रामसार स्थल क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि आपको सिंपल सा बताते हैं, आप पोखर के बारे में जानते होंगे, पोंड, तालाब, झील, ठीक है। तो इस प्रकार की, या फिर जो बिहार के वासी हैं तो वहाँ पे ताल वगैरह, चौर वगैरह शब्द का सुने होंगे, जहाँ पे पानी क्या होता है, कुछ क्षेत्र में रहता है और फिर गर्मी का समय आता है तो क्या होता है, सूख जाता रहता है, ठीक है। तो वैसे वैसे क्षेत्रों को, ठीक है, तो वैसा वैसा क्षेत्रों को क्या किया जाता है, वेटलैंड के रूप में गिना जाता है। मगर वो क्षेत्र हो जहाँ पे पानी क्या हो, निरंतर बना हो और वहाँ पे बहुत प्रकार का क्या हो, जैव विविधता वगैरह हो, ठीक। तो भारत में 4 नए क्या किया गया, 4 नए राम स्थल का वो वेटलैंड का क्या किया गया है, रामसर साइट में उसको इंक्लूड किया गया। तो कौन है वो 4, ये पहला है सक्कारा कोटोई पक्षी अभ्यारण्य, ये देखिए तमिलनाडु का है तो थोड़ा इसको उच्चारण करने में समस्या हो रहा है, ठीक है। दूसरा है थेरियंगला, यहाँ पे यो लिखा हुआ, यहाँ पे जो लिखा हुआ थे का थे र यंगला, ठीक है, थेरियंगला पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। तो ये दोनों तमिलनाडु में है। तीसरा है आपको कि खेचो ओ पलड़ी, ठीक है, वेटलैंड, ये कहाँ है, ये आपको है असम में, ठीक है। और लास्ट है
उधवा झील झारखंड साहिबगंज में। तो आप क्या कीजिएगा, इस चारों वेटलैंड का नाम याद रखिएगा और खास करके किस राज्य में है। इस क्यों, क्योंकि आपको अभी ये करंट अफेयर में है, तो कोई आने वाला एग्जाम जो होगा 2 महीने 3 महीने या फिर 4 महीने में जो होगा, तो उसमें आपको यहाँ से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और बिहार बिहार की बात कीजिएगा तो बिहार में आपको मालूम होगा कि जो कांवर झील है, जिसको कांवर ताल वेटलैंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार, देखिए बिहार का एग्ज़ाम जो भी होने वाला, चाहे बीपीएससी का हो या बिहार दरोगा का हो या फिर पुलिस कांस्टेबल बिहार पुलिस का हो या फिर बीएसएससी सीजीएल का, तो इस प्रकार का जो भी परीक्षा है, तो इसमें आपको ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि वेटलैंड इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपको कोई भी संस्था जो एग्ज़ाम ले रही है, अब साइंस एंड टेक को क्या कर दिया है, ब्लेंड कर दे रही है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना, जो ये इस प्रकार का जो सेक्शन होगा, तो उसको आपको क्या करना, ज़्यादा महत्व देना। तो बिहार का एग्जाम के लिए आपको ये ज़्यादा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट एक सवाल और है कि तमिलनाडु जो है, तो तमिलनाडु में आपको क्या है, सर्वाधिक वेटलैंड है और संख्या कितना है, 20 है। तो ये आप क्या कीजिएगा, याद रखिए। देखिए कोई भी करंट अफेयर जो आप पढ़िए, तो उससे थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ आसपास का चीज़ों जो है, आप उसको जब तक कवर नहीं कीजिएगा, तो आप एग्जैक्ट चाहिएगा कि वन लाइनर में हो जाए, तो ये संभव बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एआई एक्शन समिट पेरिस 2025। तो हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका फ्रांस का दौरा हुआ था, यात्रा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे वो गए। तो एआई आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि वर्तमान में आपको चैट जीपीटी आया हुआ है, ठीक है। चैट जीपीटी का तो नाम सुने होंगे। तो चैट जीपीटी या फिर जो अब जो मोबाइल वगैरह आता है, उसमें क्या बोला जाता है कि वो एआई से क्या था, उसमें एआई उसमें क्या किया था, समर्थन किया था। एआई का तात्पर्य क्या हो गया कि जैसे सामान्य जनमानस हम आप सोचते हैं ना, तो इस प्रकार का ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज को क्या किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको सीख रहा है। और जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आप उससे कुछ पूछिएगा, तो इसी लहजा में वो भी क्या करेगा, जवाब देगा आपको, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा ठहर जाइए। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, तो इसमें क्या हुआ कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनके द्वारा क्या हुआ, फ्रांस का आपको यात्रा किया गया था। आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रांस और एआई, ठीक है। तो आपसे यदि सवाल पूछ लिया जाए कि एआई एक्शन समिट 2025 का कहाँ आयोजन किया गया, तो आप बोलिएगा पेरिस में। और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, ठीक है। और फ्रांस का जब आप बात की है, तो फ्रांस का राजधानी तो पेरिस आपको बता ही दिए हैं, ठीक। और आपसे पूछ लिया जाए कि वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, तो आप राष्ट्रपति के बारे में बोलिएगा कि इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब भी कई अन्य देश के क्या होते हैं जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, तो उनका नाम क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर क्या हो, प्रधानमंत्री हो, ठीक है। और आपको ओलंपिक को लेके भी क्या है कि फ्रांस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग जो भी जहाँ से भी करंट अफेयर कवर कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि संपूर्ण आपका करंट अफेयर क्या हो, एक जगह मिल जाए, तो आप बिहार कंपटीशन पे जाइए, बिहार कंपटीशन पे। और वहाँ पे प्रॉपर एक क्या किया गया, आपको करंट अफेयर का सेक्शन बना दिया गया, तो वो वहाँ से आप जाके कवर कर सकते हो, वो सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वैसे आपको हम हिंदी बता देते हैं। देखिए आर्टिफिशियल शब्द आप जब भी सुनते हो, तो इसका मतलब क्या होगा, मानव के द्वारा निर्मित। तो कृत्रिम यानी कि आपके हमारे या किसी के द्वारा बनाया गया हुआ, ठीक। वो नेचुरल नहीं है, क्या प्राकृतिक नहीं है, तो क्या हो गया, कृत्रिम। इंटेलिजेंस मतलब आप सिंपल सा भाषा में समझ लीजिए, क्या ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 जारी किया गया किसके द्वारा, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 आपको जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहाँ की है, एक जर्मन वाच है, ठीक है, एक जर्मन की संस्थान है। तो उनके द्वारा ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तहत ही क्या किया जाता है कि आपको भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया कि जो डेनमार्क है, तो डेनमार्क क्या है, सबसे टॉप पे है, क्या है, सबसे टॉप पे है, पहले पोजीशन पे। और दूसरा पे कौन है, फिनलैंड।
और उसके बाद कौन है, सिंगापुर। देखिए जैसे अभी अब डेनमार्क का बात आया, ठीक है, एक सेकेंड, तो डेनमार्क का जैसे बात आया तो आपका सबसे ज़्यादा दायित्व क्या बनता है कि जो डेनमार्क है तो डेनमार्क का हम क्या करें, उसका कैपिटल देख लें, उसका करेंसी देख लें, ठीक है। डेनमार्क का आपको क्या है कि डेनमार्क का आपसे पूछ लिया जाए कि कैपिटल क्या है, कैपिटल, तो आप क्या कहेंगे, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन क्यों, आपको पता होगा कि भारत अभी वर्तमान में दूध में क्या कर रहा है, दूध उत्पादन में लीड कर रहा था, मगर इससे पूर्व कौन लीड करता था, ये डेनमार्क ही है, ठीक है। फिनलैंड के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि फिनलैंड का राजधानी क्या है, तो फिनलैंड का राजधानी आप क्या बोलेंगे, फिनलैंड का राजधानी है हेलसिंकी, क्या है, हेलसिंकी। और फिर आपको सिंगापुर का पूछ ले तो सिंगापुर का आप जानते हैं सिंगापुर सिटी ही होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक। तो जब भी कोई भी आपको क्या हो कि कंट्री आए तो आप उसका क्या कीजिएगा कि आप उसका कैपिटल एटलीस्ट जान लीजिएगा, ठीक है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि यदि पूछे कि भारत का क्या स्थिति है, तो भारत इस बार 96 पोजीशन उसको मिला है 180 देशों में, ठीक है। और साथ में हमें अपने पड़ोसी देशों का भी देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार पड़ोसी देशों का पूछ देता है। तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को स्थान मिला है 135, बांग्लादेश को 149, श्रीलंका को 121, और चाइना की बात कीजिएगा तो 76। तो चाइना हमसे क्या है, बेहतर स्थिति में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन की बात कीजिएगा तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन आपको किया गया है मस्कट ओमान में, ठीक है। मस्कट ओमान, मस्कट ओमान कहाँ है, ये गल्फ कंट्री है, ठीक है। और इसका विषय क्या था, इसका विषय था समुद्री साझेदारी के लिए एक नए क्षितिज की यात्रा, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो जो भारत है, भारत देश है, तो उनका एक थिंक टैंक है, ठीक है। जैसे वर्तमान में आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का थिंक टैंक कौन है, तो आप नीति आयोग का नाम लीजिएगा, ठीक। तो थिंक टैंक है, तो उनके द्वारा क्या किया गया, 2016 में सिंगापुर में इसका इस विचार को लाया गया, फिर इसका स्थापना किया गया, और उस वक्त 30 देशों क्या थे, उसके सदस्य थे। एक चीज आप याद रखिएगा, कई बार आपसे जल डमरू पूछ लेता है। जल डमरू का मतलब क्या हो गया, जल संधि। जैसे कि भारत और श्रीलंका की बात कीजिए तो भारत और श्रीलंका में क्या है, पाक जल संधि है, ठीक है। तो उसी प्रकार तो जो ये जो है क्या है, आपको जल डमरू आपसे क्या कर लिया था, पूछ लिया था। तो आपका काम क्या रहेगा, आपका काम ये रहेगा कि मलक्का जल डमरू, ऑस्ट्रेलिया और मोजाम्बिक, ये तीनों को आप क्या कीजिएगा, आप गूगल कीजिएगा, या फिर आपके पास एटलस बुक होगा तो उस पर आप जाइएगा और वहाँ पे चेक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि कतर के बारे में। तो कतर के बारे में ये है कि जो कतर के वहाँ पे अमीर हैं उनका नाम है आपको शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। तो इनके द्वारा क्या किया गया, भारत का 2 दिवसीय यात्रा हुआ 17 से 18 फरवरी को, और फिर क्या हुआ, व्यापारिक साझेदारी और बहुत सारे MOU पे क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल असम। तो असम में क्या किया गया है कि अंतर्देशीय आपको जल मार्ग टर्मिनल का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है, और ये असम में बोगई गांव जिले में है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे। और शहर की बात आपसे पूछ लिया जाए तो जोशी घोपा बोलिएगा, ठीक है। देखिए कई बार क्या, जैसे कि आपको ये कलकत्ता जो है, कलकत्ता में क्या किया गया है, पानी के अंदर यानी कि हुगली नदी के अंदर क्या किया गया है कि एक मेट्रो ट्रेन का, ठीक है, उसको चलने का क्या किया गया, उसके लिए रास्ता बनाया गया। तो पिछले बार का जो आपको बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें आपको ये चीज़ पूछा गया है लिटरली, ठीक है। तो फ्यूचर में जो भी आने वाला है या फिर कोई न्यूज़ हमको जानकारी मिल जाता तो हमको क्या करना चाहिए, उन विषयों को ज़्यादा या उन तथ्यों को ज़्यादा क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। तो
राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक क्या हो गया? स्वास्थ्य का तात्पर्य आपको ऐसे समझिए, जो भी राज्य सरकार है तो वो केंद्र सरकार से जब जरूरत पड़ता है तो क्या करते हैं, धन मांगते हैं, ठीक है, ताकि उनको भी शासन प्रशासन चलाने के लिए उनको तो धन की आवश्यकता होती है ना, तभी तो पुलिस को, ब्यूरोक्रेट्स को, आम जनता के लिए योजना परियोजना में क्या कर सके, धन खर्च कर सके। तो कई बार वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है। तो एक नीति आयोग के द्वारा एक क्या किया गया, आपको सूचकांक जारी किया गया राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य। उसमें यह बताया गया कि राज्यों की जो राजकोषीय स्थिति है उसका क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें यह पाया गया कि उड़ीसा जो है वो सबसे बेहतर स्थिति में है। लेकिन आपसे यदि पूछ लिया जाए कि बिहार की क्या स्थिति है, तो आप ये बताइएगा बिहार 13वें स्थान पे, यानी कि बिहार का जो स्थिति है वो नाजुक है और क्या है, दयनीय है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका प्रारंभ किया गया आपको फरवरी 2019 में, 1 फरवरी को, ठीक है। और इसकी क्या किया गया है, 19वीं किस्त जारी की गई है, ठीक है। और इसमें कुल लाभार्थी का बात कीजिए तो कुल लाभार्थी है 9.8 करोड़ किसान, और जिसमें से क्या है 2.41 करोड़ क्या है, महिला है, ठीक है। तो महिला का भी भागीदारी इसमें है। नेक्स्ट आते हैं IMEC। तो IMEC क्या है, ये भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। देखिए आपको चाइना के बारे में बता दें, चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, किस मामले में, प्रोडक्शन के मामले में, उत्पादन के मामले में। चाइना जिस भी कंट्री में यदि वो क्या कर जाती है, व्यापारिक साझेदारी में एंट्री कर जाती है, तो वहाँ का जो मैक्सिमम होता है ना, कंपनियां चाहे जिस भी क्षेत्र का हो वो उसको क्या करती है, खा जाती है, निगल जाती है। क्यों? क्योंकि चाइना के जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, वो अपने देश में जो भी कंपनी है उसको सब्सिडी देते हैं। यदि कोई सामान चाइना में 100 रुपये में बनता है और वही सामान यदि भारत में आके 25 रुपये में बिकता है, तो आप देखिएगा चाइना सरकार को जो 75 रुपये का नुकसान होता है, लेकिन वो 75 रुपये का जो वो नुकसान सहती रहती है, वो सिर्फ इसलिए सहती रहती है ताकि क्या करे कि उनका जो कंपटीटर है, यानी कि अन्य खिलाड़ी जो है बाजार में, वो क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। क्योंकि आप उससे कम्पीट नहीं कर पाइएगा, वो आपसे अच्छा सामान देगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि बाकी का जो कंपनी है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या किया गया है कि चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में भी क्या किया गया कि वहाँ पे चालू किया गया था, जिसको लेके भारत सरकार के द्वारा, इंडिया के द्वारा क्या किया गया, अपोज किया गया। इंडिया इसलिए नहीं अपोज की कि पाकिस्तान चाइना के BRI को ज्वाइन किया। भारत का अपोज करने का कारण क्या था कि POK जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको हम लोग POK कहते हैं, उसको पाकिस्तान के द्वारा क्या कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग POK बोलते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र लिया हुआ, तो वैसे पाकिस्तान वो अपने क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहती है, और जो हम लोग के पास है उसको मकबूजा कश्मीर कहती है, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया है कि उनके द्वारा BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चलाने के लिए, यानी कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या किया गया, उस लैंड को चाइना को क्या कर दिया गया, उनको दे दिया गया। तो इस बात से भारत सरकार को क्या था, बहुत ज़्यादा विरोध था। और हाल फिलहाल में आप देखेंगे हो 4 से या 5 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे BLA जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनके द्वारा क्या किया गया कि पाकिस्तान का एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया, जिसमें कहा जाता है कि लगभग 600 क्या है, सामान्य यात्री हैं और 100 पाकिस्तान के क्या हैं, सेनाकर्मी हैं। तो जिसमें से क्या किया गया, कुछ लोगों को छोड़ भी दिया गया, और कुछ लोगों का जान का भी क्या मतलब, उनको अपने जान से भी हाथ वो धोना पड़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थितियां बनती रहती है, और इस प्रकार का जो भी करंट अफेयर होगा तो आप क्या कीजिएगा, उसको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज के साथ कीजिएगा, तभी जाके आप क्या कर पाइएगा, उस सेक्शन से आप क्वेश्चन कर पाइएगा। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं कि भारत की बात कीजिएगा तो जो आपको क्या है, ये जो है IMEC, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि क्या है कि जो व्यापार के लिए एक रास्ता बनाया जाएगा, ठीक है। उसके तहत आपका क्या होगा, एरोप्लेन जा सकता है, आपका पानी का जो जहाज होता है, शिप, ठीक है, वो लेके आप जा सकते हैं। उससे क्या कीजिएगा, आप अपना सामान, गुड्स को एक देश से दूसरे देश में ले जाइएगा। तो इस बात की घोषणा कब की गई, जब
वर्ष 2023 में क्या हुआ, भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ, तो उसी वक्त भारत सरकार के द्वारा ये पहल लाया गया कि भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई आपको हाल फिलहाल में एक कारण से और भी चर्चा में था, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल में क्या हुआ, वहाँ पे आपको एक क्रिकेट का बहुत बड़ा आयोजन भी हुआ था, ठीक है। तो इसमें यूएई है, उसके बाद क्या है, यूरोपीय संघ है, ईयू का जब हम बात करते हैं ईयू का, तो ईयू में आप एक देश को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि क्या हुआ ना कि 2017 से 18 के बीच में क्या हुआ, ब्रिटेन जो है, तो ब्रिटेन का कहना ये था कि जब हम ईयू में यानी कि यूरोपीय संघ में शामिल हैं, तो हमको क्या होता, बहुत सारा व्यापार में नुकसान होता है और बहुत सारा ऐसा कर है जो हम नहीं लगा पाते हैं, और बहुत सारा हमको ऐसा क्या करना पड़ता है, कर भी देना पड़ता है। तो ब्रेक्जिट जैसा समस्या उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो ईयू में आप क्या कीजिएगा, ब्रिटेन को काउंट बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इटली, फ्रांस के बारे में अभी आपको बताए हुए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पे क्या हुआ था, यात्रा हुआ था, वहाँ पे एआई समिट भी हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आता है जर्मनी से आप याद रखिए, अभी कुछ देर पहले आपको क्या बताए हुए थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा क्या किया गया था, करप्शन इंडेक्स जारी किया गया था। तो इसी प्रकार से करंट अफेयर को याद किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग का आपसे पूछ लिया जाए कि स्थापना कब हुआ यानी कि गठन कब हुआ, तो आप याद रखिएगा 1 जनवरी 2015। और इनके सीईओ का हिंदी में यदि आप बात कीजिए तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी। देखिए नीति आयोग का जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आने वाले भविष्य में कोई और व्यक्ति होंगे, जैसे राहुल गांधी जीत जाए या फिर अखिलेश यादव जीत जाए या फिर कोई भी व्यक्ति जीत जाए, नीतीश कुमार जीत जाए या ममता बनर्जी जीत जाए, कोई भी व्यक्ति जीत जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो वही व्यक्ति क्या करेंगे कि इस नीति आयोग के क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, यहाँ पे नाम याद रखिएगा, आपसे नाम पूछ लेगा तो नाम है BVR सुब्रमण्यम। क्या नाम है, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में अब आने वाला समय में क्या होने वाला है कि चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का। और अभी देखिए बिहार में बहुत सारा आपको क्या हो रहा है कि वैकेंसी भी आ रहा था, जो भी जिनका भी एलिजिबिलिटी पूरता है तो आप उसमें क्या कीजिए, लगे रहिए, कंटिन्यू कीजिए, कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर जिनको भी कवर करना हो तो आप एक बार ये करंट अफेयर आके आप देखिए, और कहीं अन्य भी जगह पे आप देखते हैं तो वहाँ पे भी देखिए, फिर कंपेयर करके देखिए कि आपको बेस्ट कौन सा लगता है, ठीक है। फिर आप खुद समझ जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार, ठीक है। और ये 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपसे प्रॉपर पूछ लिया जाएगा कि जो भारत के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो वो कितने नंबर यानी कि इनसे पूर्व कितना व्यक्ति हैं जो बन चुके हैं, ठीक है। या फिर जैसे RBI के गवर्नर का क्या हुआ, नियुक्ति हुआ, तो आपसे ये चीज़ क्या किया जाता है कि पूछ लिया जाता है, प्रॉपर क्रम को पूछा जाता था। आप क्या कीजिएगा, क्रम याद रखिएगा। साथ में यदि भारत के चुनाव आयोग के बारे में आपसे पूछा जाए कि संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो आप कुछ नहीं तो कम से कम एक क्या काम कीजिएगा कि अनुच्छेद 324 को याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि देखिए हम थोड़ा यहाँ पे जानबूझ के लिखे हैं, जानबूझ के क्या लिखे हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। ये हम क्यों किए हैं कि पिछले कुछ महीने पहले क्या हुआ कि जो मनु भाकर हैं, तो मनु भाकर को क्या किया गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से उनको राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया, सम्मानित किया गया। क्यों, क्योंकि वो 2024 में निशानेबाजी में पेरिस ओलंपिक में, देखिए अभी कुछ देर पहले हम आपको फ्रांस के बारे में बताए थे जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, तो वहाँ पे एआई समिट हुआ था, तो वहीं पे आपको क्या हुआ था, पेरिस ओलंपिक हुआ था, तो वहाँ पे निशानेबाजी में इनको कांस्य पदक मिला था, ठीक है। तो एक करंट अफेयर तो आपको ये हो गया कि यदि मनु भाकर के बारे में पूछे तो आप बता दीजिएगा कि उनको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। दूसरा ये कि जो BBC है, BBC आप जैसे
क्या होता है कि आज तक न्यूज़ देखते हैं, इंडिया टीवी न्यूज़ है या फिर CNN है, ठीक है, अल जजीरा है, तो ऐसे करके बहुत सारा क्या है न्यूज़ चैनल है। तो ऐसे ही एक ये है BBC भी एक न्यूज़ चैनल है, ठीक है, ये ब्रिटेन द्वारा फंडित, इसके द्वारा क्या किया जाता है, फंड किया जाता है। तो उनके द्वारा क्या किया गया है कि वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किनको दिया गया है, मनु भाकर की। मनु भाकर चर्चा में क्यों है, मनु भाकर चर्चा में इसलिए है कि ये बहुत कम उम्र की महिला है, ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में है। और साथ में इनको क्या हुआ कि इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। तो जब भी आप कोई भी करंट अफेयर पढ़िए, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, तो उनके आसपास में या उनके द्वारा कुछ कार्य किया गया और या किसी प्रकार से उनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया, तो आप क्या कीजिएगा, उसको एक जगह समराइज करने की कोशिश कीजिए, ताकि क्या हो, एक ही व्यक्ति के बारे में बार बार हजार बार क्या करना पड़े, पढ़ना नहीं पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं BCCI। तो आपको एक करंट अफेयर और बता देते हैं, जो BCCI है, तो BCCI के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह, हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह, तो उनके पुत्र हैं जय शाह, वो क्या है, वो क्या है, ICC के क्या है, अध्यक्ष हैं, ICC के अध्यक्ष हैं। उससे पूर्व क्या वही थे, वही क्या थे, BCCI के भी अध्यक्ष थे, लेकिन दिसंबर में क्या हो गया कि उनका कार्यकाल बदल गया और वो चले गए कहाँ, ICC के अध्यक्ष बन गए, ठीक है। तो एक ये करंट अफेयर आप याद रखिएगा। दूसरा है कि भारत का जो क्रिकेट टीम का जो कमेटी है BCCI, तो इनके द्वारा क्या किया गया है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, और उस पुरस्कार का क्या नाम है, कर्नल सी के नायडू पुरस्कार। क्या नाम है, कर्नल सी के नायडू पुरस्कार। और ये पुरस्कार किनको दिया गया, जो भारत के क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, तो उनको क्या किया गया है कि उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार आपको संगीत जगत में दिया जाता है, जैसे जो गायक लोग होते हैं, जैसे आप शकीरा का नाम सुने होंगे, ठीक है, जेनिफर लोपेज का नाम सुने होंगे, और बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं। तो जो इंटरनेशनल लेवल के जो भी सिंगर हैं, तो उन लोगों को क्या होता है कि उनके द्वारा जो भी क्या होता है, संगीत गाना बजाना होता है, तो उन लोगों में जिनका सबसे बेहतर संगीत रहता है, तो उनको क्या किया जाता है, उनको ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 6 फरवरी को आयोजन किया गया इसका लॉस एंजल्स आपको कहाँ है, ये है USA में, अमेरिका में, ठीक है। वहाँ पे एक स्थान है क्रिप्टोकॉम एरिना, ये स्थान, वो भवन जो होगा, हॉल जो होगा, उसका नाम है, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रैमी अवार्ड में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रैपर, तो रैपर को क्रेडिक लेमर, ठीक है। और इनको नॉट, देखिए ऐसे आप समझिए, एक व्यक्ति सिंगर है, ठीक है, सिंगर है, तो उनके द्वारा एक हिप हॉप वाला गाना गाया गया, जिसका क्या नाम है, नॉट लाइफ अस। आप गूगल करके भी सर्च कीजिएगा तो आपको सॉन्ग आ जाएगा, नॉट लाइफ अस उनके। तो वो रैप करते हैं, जैसे आप गाना में, जैसे एक एक रणवीर सिंह का कोई मूवी आया हुआ था कि अपना टाइम आएगा, तो उसमें आप देखते होंगे कि हाथ को ऐसे ऐसे हिलाता रहता है और बीच बीच में वो रैप करता रहता है, ठीक है, जैसे कि खाली हाथ आए, ऐसे करके कुछ कहता रहता है ना, तो वो बीच बीच में जो आपको बीट पे क्या कहता है, कुछ कुछ शब्द बोलता है, जैसे यो हनी सिंह है, तो उनके द्वारा जो आप गाना में देखते होंगे बीच बीच में क्या किया जाता है, कुछ कुछ लाइन बोला, जैसे ब्लू आइज हिप्नोटाइज ऐसे करके रहता है, तो वही रैप होता है। तो उस रैप के लिए क्या किया गया है कि जो केड्रिक लेमर है, उनका सॉन्ग है नाइट लाइफ, तो उसके लिए उनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कि जो भारतीय मूल की एक महिला है, उनका नाम है चंद्रिका टंडन। क्या नाम है, चंद्रिका टंडन। तो वो अमेरिका वासी है, मगर मूल क्या है, भारतीय। मूल का मतलब क्या हुआ कि उनका पूर्वज जो था वो भारतीय थे, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या कहता है, त्रिवेणी नाम का एक एल्बम है,
त्रिवेणी, जिसमें आपको लॉर्ड लॉर्ड शिवा से संबंधित एक सॉन्ग है, ठीक है। तो उस पर वो क्या की है, चैंट की है, गाई है। तो त्रिवेणी के लिए उनको बेस्ट न्यू एज और एम्बियंट ऑफ चेंट के लिए उसको उनको पुरस्कार मिला है। और उनके साथ ही एक दक्षिण अफ्रीका के और एक जापान के कलाकार थे, उन दोनों के साथ में, यानी कि तीनों व्यक्ति को क्या हुआ है, सम्मिलित एक ही पुरस्कार को दिया गया है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं नाइटहुड। तो आप जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िएगा तो आधुनिक भारत के इतिहास में आप पढ़िएगा जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या किया गया था, उनको 1915 में ब्रिटिश के द्वारा, यानी कि अंग्रेज के द्वारा क्या किया गया था, उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो फिर वो क्या किए कि 1919 में क्या हुआ कि जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 में रॉयल एक्ट लाया गया, जिसमें यह व्यवस्था था कि यदि कोई भी व्यक्ति राज्य के विरुद्ध में कोई भी गतिविधियां करती है, यानी कि जो हमारे भारतीय वासी थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, लाला लाजपत राय थे, तो ये सब क्या चाह रहे थे कि ब्रिटिश को भारत से क्या करे, खदेड़ दे। तो उनको भगाने के लिए स्वाभाविक है उनका विरोध करना पड़ेगा, उनको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, राजनीतिक रूप से कमजोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपना अलग अलग गतिविधि करते थे। तो उसी दरमियान में क्या हो गया कि कुछ नेता को अरेस्ट कर लिया गया था। तो आपको पंजाब में एक स्थान है जलियांवाला बाग, ठीक है, अमृतसर में। तो वहाँ पे एक मैदान है, उस मैदान में लोग विरोध कर रहे थे किचलू जी और सत्यपाल के रिहाई के लिए। तो अंग्रेज का जो एक सेना था, कमांडर था, जिनका नाम था जनरल डायर, उनके द्वारा क्या किया जाता है, आदेश दे दिया जाता है। और जो पुलिस होता है वो मशीन गन से क्या करती है, फायरिंग कर देती है। और फायरिंग तब तक करती है, मतलब जनरल डायर का आदेश था कि फायरिंग तब तक करो जब तक कि क्या हो कि तुम्हारे बंदूक का क्या हो, एक एक गोली ना खत्म हो जाए। तो फिर वहाँ पे बहुत सारा लोगों का क्या हुआ, नुकसान हुआ, मतलब वो मारे गए। तो उस वो जो घटना हुआ ना, तो उस घटना के विरुद्ध में, क्या हुए कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो क्या किए, इस नाइटहुड के उपाधि को अंग्रेज को क्या कर दिए, वापस कर दिए, ठीक। तो वर्तमान में जो टाटा कंपनी है, टाटा का कार सुनते होंगे, टाटा नमक और टाटा टी चाय वगैरह आता है। रतन जी टाटा का जो आपको अक्टूबर में निधन हो गया, तो वो वही उसी टाटा समूह के मालिक थे। तो टाटा समूह के वर्तमान में जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, तो इनको क्या किया गया है कि इनको नाइटहुड का उपाधि दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। हम इतना ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों किए, क्योंकि आपसे हो सकता है डायरेक्ट टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का नाम नहीं पूछ ले और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के वो प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको क्या किया गया, नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आप क्या कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ निधन हुआ है। तो नामीबिया के पहले राष्ट्रपति, देखिए जब भी आपको हम बोलें कि प्रथम आए, और खास करके प्रथम में यदि कोई महिला आए तो आपको क्या करना, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ठीक। तो निधन की बात कीजिएगा तो नामीबिया के जो पहले राष्ट्रपति हैं सैम नुजोमा, तो उनका क्या हुआ, 95 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। देखिए नामीबिया हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है कि कुछ दिन पहले, 1 साल या 1.5 साल पहले आप सुने होंगे कि प्रधानमंत्री वहाँ गए हुए थे, क्या नाम है, मध्य प्रदेश गए हुए थे, और मध्य प्रदेश में चीता के साथ आप फोटो क्या कर रहे थे, प्रधानमंत्री खिंचवा रहे थे। तो जो भारत में जो आपको वो चीता कूनो नेशनल पार्क में आया है, देखिए हम चाहते हैं तो इस करंट अफेयर को क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ के निकल जाते हैं। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में सारा का सारा वीडियो खत्म होता है। मगर मेरा मेन मोटिव क्या है कि आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार के यदि सवाल पूछा जाए तो आपसे क्या हो, छूटे नहीं, ठीक है। ताकि आपको एग्जाम में एक ही करंट अफेयर को क्या करें, बार बार जगह से पढ़ के उसके बाद ढेर सारा आपको लाइब्रेरी भरा नोट्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो नामीबिया हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि कूनो नेशनल पार्क जो आपको मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में वहाँ पे जो चीता लाया गया, तो ये नामीबिया से ही लाया गया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये नामीबिया हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपसे यदि नामीबिया का क्या कर दिया जाए, आपसे नामीबिया का यदि राजधानी पूछ लिया जाए
तो आप नामीबिया का राजधानी क्या कहिएगा, विंडहोक है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का चीज़ आए तो आप उसको क्या कीजिएगा, उससे थोड़ा सा भी जो जुड़ा हुआ करंट अफेयर, यदि भारतवर्ष में हम बार बार अपने करंट अफेयर में क्या बोले हैं कि यदि किसी भी प्रकार का घटना यदि भारत को किसी भी तरह से क्या करता है, प्रभावित करता है और या फिर भारत से संबंधित है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का क्या हो गया, निधन हो गया। कुछ देर पहले आपको हम पढ़ा रहे थे, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो निर्वाचित किए गए, तो हम उनके बारे में आपको क्या किए, आपको जिक्र किए हुए थे। ठीक है, देखिए अप्रैल महीना का पूरा करंट अफेयर हम एक वीडियो में इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि वीडियो क्या होता है, लगभग 2 घंटा या 2.5 घंटा का होता, तो फिर आपको देखने में भी बोरिंग लगता, या फिर हो सकता आप बीच में क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते, इतना लंबा वीडियो देख नहीं पाते। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में लाएंगे। और देखिए मेरा मेन मोटिव हमेशा हम बार बार यही बोले हैं कि जो भी करंट अफेयर पढ़ाएंगे तो उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज करेंगे, ताकि आपको उससे संबंधित कोई भी चीज़ यदि पूछ लिया जाए तो वो आपसे क्या हो, छूटे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कुछ पुस्तकें हैं। तो देखिए इसमें एक पुस्तकें हैं जो चर्चा में थी, और आज से 1 दिन या 2 दिन पहले जो हम आपको 2000 बिहार दरोगा का जो करंट अफेयर चल रहा सीरीज, तो उसमें हम अप्रैल या फिर मई महीने में पढ़ाए हुए थे किसके बारे में, समंथा हार्वे के बारे में, कि इनको ऑर्बिटल के लिए क्या किया गया, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी आप किसी भी करंट अफेयर को तैयार कीजिए तो क्या होगा, आपको उसका बैक के बारे में भी पता होगा कि पिछले महीना में क्या हुआ था और आने वाला भी समय काल में क्या हुआ था। जैसे हम अभी मनु भाकर के बारे में आपको पढ़ाएं, तो हम ये भी बता दिए कि बीबीसी के द्वारा उनको क्या किया गया, भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला का सम्मान से उसको सम्मानित किया गया। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया, उसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब इस प्रकार से आप पढ़िएगा कोई भी करंट अफेयर को, तो क्या होगा कि आपका उस टॉपिक से यदि करंट अफेयर पूछ लिया जाए तो आपका बिल्कुल नहीं छूटने वाला। ठीक है, 2-3 पुस्तक आप देख लीजिए जल्दी से। एक है द सर्कल ऑफ लाइफ। तो द सर्कल ऑफ लाइफ की लेखिका कौन है, सुधा मूर्ति। हम आपसे चाहते हैं कि आप यदि जब भी वीडियो देखिए तो आप कमेंट कीजिएगा कि ये सुधा मूर्ति क्यों है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। आपको हम एक वो कर देते हैं, हिंट दे देते हैं। ये बहुत बड़ा क्या है कि जो कंप्यूटर वगैरह होता है ना, उसमें सॉफ्टवेयर होता है, तो उनकी बहुत बड़ी कंपनी के मालकिनी है। ठीक है, अब आपका काम होगा कि आप कमेंट में बताइएगा कि ये किस कंपनी से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, अरुण शौरी। ठीक है, और सामंथा हार्वे के बारे में, सामंथा हार्वे के बारे में आप एक बार गूगल कीजिएगा। और गूगल हम इसलिए कह रहे करने के लिए क्योंकि आप जब पढ़िएगा ना कि अंतर्राष्ट्रीय, एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है, और दूसरा है बुकर पुरस्कार, तो आप एक बार गूगल कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किनको मिला है और बुकर पुरस्कार किनको मिला। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल्ड फिक्शन। तो वाइल्ड फिक्शन किनके द्वारा लिखा गया, अमिताभ घोष के द्वारा। तो ये आज का रहा करेंट अफेयर जो अप्रैल महीने 2025 का प्रतियोगिता दर्पण है। देखो वीडियो थोड़ा सा भी तुमको लगता है कि यदि हेल्पफुल है तो थोड़ा तो सहयोग बनता है। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई भी चीज़ तुमको चाहिए या फिर किसी भी मंथ का स्पेशली करंट अफेयर चाहिए या फिर किसी टॉपिक किसी सब्जेक्ट से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर क्या करना, कमेंट में हमको वहाँ पे कमेंट कर देना। आने तो मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन करके मैसेज कर देना, हम डेफिनेटली क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।